हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो जो रेजिस्टेंस पे थी वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। आज जो हमारा टॉपिक है वो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ की हिस्ट्री क्या है और ओम्स लॉ कैसे पेश हुआ। फिर ओम्स लॉ की हम जो आज डिस्कस करेंगे वो रिलेशनशिप को देखेंगे। मोस्टली लोग जानते हैं V इज़ इक्वल टू IR है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि V इज़ इक्वल टू IR कैसे है। फिर उसके अंदर हम ओमिक कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ओमिक कंडीशंस हैं जो ओम्स लॉ पर डिपेंड होती हैं। दैन फिर हम इसमें ये भी देखेंगे ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ क्या शो करता है या वो क्या चीज़ बताता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे आपके कॉन्सेप्ट जो ओम्स लॉ से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। आई होप आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है या आप कोई कमेंट्स में चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी देंगे। ओम्स लॉ बेसिकली एक लॉ है जो जर्मन साइंटिस्ट साइमन ओम ने पेश किया था और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के दौरान में या इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये लॉ हमें चीज़ों के बारे में डिफ़ाइन करता है या बताता है। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जिसके अंदर करंट आता है। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, इसका करंट कहलाता है। अब उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में वीडियो भी बनाई है कि पॉजिटिव करंट या नेगेटिव करंट या फिर वो पॉजिटिव आइंस की वजह से जो करंट गुजरता है कन्वेंशनल करंट गुजरता है, जो नेगेटिव आइंस की वजह से करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। फिर उसमें AC और DC टाइप है। तो ओम्स लॉ मोस्टली जो लगता है हमारे पास एप्लीकेबल होता है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझने की है कि वो DC सोर्स के अंदर या DC पावर सप्लाई के अंदर ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। AC हाई टेंशन पर चले जाएं या हाई वैल्यू के अंदर जो AC करंट है उसके अंदर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, इसको भी हम देखेंगे कि वो क्यों एप्लीकेबल या क्यों वो उस ओम्स लॉ जो है उस पर नहीं लगता। तो उस चीज़ को भी हम समझेंगे। ओम्स लॉ ने जो रिलेशनशिप पेश किया था हम पहले उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के या I के। V क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की। इससे क्या मुराद है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, अगर वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट भी कम हो जाता है। और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि उस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने से एक कांस्टेंट आ जाता है और उसके अलावा उसमें इक्वेशन का साइन आ जाता है, इज इक्वल का निशान आ जाता है। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर जो R है रेजिस्टेंस बेसिकली कांस्टेंट है जो वोल्टेज और करंट के दरमियान में रिलेशनशिप को शो कर रहा है और एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है उसके साथ वो फैक्टर ऐड होता जाता है। अब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, करंट को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है। लेकिन ये कब बढ़ता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उसने कुछ ओमिक कंडीशंस दी थी। अगर हम उन ओमिक कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो हमारा ओम्स लॉ अप्लाई करेगा, अदरवाइज ओम्स लॉ अप्लाई नहीं करेगा। जब हम ओमिक कंडीशन के ऊपर जाते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो उसने बताया, उसने कहा कि कंडक्टर या सब्सटेंस के मटेरियल को हमने चेंज नहीं करना। जिस मटेरियल या सब्सटेंस पे हम काम कर रहे हैं उसी को हमने कंटिन्यू रखना है। दैन जो सराउंडिंग का या सिस्टम का जो हमारा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी सेम रहना चाहिए। ओमिक कंडीशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी जो हमारे पास कंडक्टर या सब्सटेंस है उसकी कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब टेम्परेचर DC सोर्स के अंदर तो ज़्यादा चेंज नहीं होता, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, बट AC सोर्स के अंदर जब हम AC सप्लाई पे हाई वोल्टेज पे जाते हैं तो करंट रेटिंग की वजह से, करंट की वजह से एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, करंट कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो होता है उसमें 3 इफेक्ट पैदा होते हैं। एक इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जो तार के इर्द गिर्द मैग्नेटिक इफेक्ट उसके इर्द गिर्द होता है जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये, अगर किसी को करंट लगता है उसकी बॉडी में करंट फ्लो हो रहा होता है, अगर कोई दूसरा बंदा जाकर उसको ग्रैब करे या उसको टच करे तो उसको भी करंट लग जाता है या वो भी चिपक जाता है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है जो आपने अक्सर देखा होगा, हीटिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। अगर मोटर चल रही है उसमें करंट गुजर रहा है, मोटर को जब हम बंद कर देते हैं, सप्लाई कट ऑफ करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाती है, आपने नोट किया होगा। इसी तरह अगर मैं हीटर चला रहा हूँ, हीटर से हीटिंग इफेक्ट चलता है। अगर मैं फ़ैन चला रहा हूँ उसको भी जाके देखेंगे, इवन दो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से जो भी चीज़ चलती है वो कुछ अर्सा चलने के बाद गर्म हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट।
तो जो साइमन ओम है उसने कहा था कि टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर मोस्टली जो कॉमन रहता है वो डीसी सप्लाई में रहता है, इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि हमारे पास ओम्स जो है डीसी सिस्टम के अंदर, डीसी सप्लाई के अंदर एप्लीकेबल होता है। अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन करे कि वाई ओम्स जो है एप्लीकेबल नहीं होता एसी सप्लाई पे, तो उसका सिंपल एग्जांपल आपने यही देना है कि कंडक्टर में जो तीनों इफेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो जो उसके अंदर आयंस होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, और करंट वोल्टेज तो बढ़ रहा होता है बट करंट नहीं बढ़ रहा होता रेजिस्टेंस की वजह से। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी, लेक्चर और कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।